हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने कर लिए हैं कितने सेट्स? अभी तक हमने कवर कर लिए हैं 19 नंबर के सेट्स को। ठीक है, तो ये है हमारा 20वां सेट। और 20th सेट के अंदर भी हम वही चीज़ फॉलो करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सीरीज़ आपके यूपीपीएससी कि ऑल फॉर्मेट कह लीजिए या फिर आपका जो अभी प्रीलिम्स होना है पीसीएस वाला 2022 का, उसके लिए, और प्लस असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है आपका नेक्स्ट वीक, उसके लिए, इन दोनों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट का। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉइस जनरेटेड, कौन सी नॉइस जनरेट की जाती है बाय द जेट मूविंग एट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड होती है बेसिकली, जो स्पीड ऑफ साउंड हम कंसीडर करते हैं कौन सी, वैक्यूम वाली। वैक्यूम के अंदर हम जो स्पीड ऑफ साउंड कंसीडर करते हैं वो होती है 3 इंटू 10⁸ ठीक है, इस साउंड से भी ज़्यादा, इस स्पीड से भी ज़्यादा जो है जेट की स्पीड रहती है। तो उस स्पीड को जो नॉइस जनरेट होती है वो कौन सी नॉइस जनरेट होती है यहाँ पर? वो नॉइस होती है सोनिक बूम। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सोनिक बूम जनरेट होती है। और जो इस स्पीड को या सोनिक बूम को मेज़र करने वाला जो यूनिट है, तो यूनिट इज यूज फॉर द मैक यूनिट। मैक मैक यूनिट इज द मैक बेसिक, नॉट यूनिट बट मैक इज यूज फॉर दिस मेजरिंग दिस पर्टिकुलर नॉइस। ठीक है, अब मैक क्या होता है? मैक ये होता है कि अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो साउंड की स्पीड से या उससे ज़्यादा चलता है, ठीक है, और वो एक नॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, और उस नॉइस को क्या कहा जाता है? मैक वन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैक वन। ठीक है जी। अब यहीं पर दूसरी चीज़ आती है कि अगर जो स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्वाइस हो जाए, मतलब डबल हो जाती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट था, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्पीड से चल रहा है, सपोज एक्स स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक्स वन जो है वो आपकी नॉइस प्रोड्यूस हुई, तो इसे कहा गया मैक वन। मैक वन, ठीक। वही दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है 2x की स्पीड से, और उसने प्रोड्यूस किया 2x1 नॉइस। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? दैट विल कॉल्ड एज अ मैक टू। ठीक है, मतलब जितनी स्पीड उसका डबल नॉइस पॉल्यूशन या नॉइस होगी बेसिकली, तो उसके हिसाब से मैक वन मैक टू इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सोनिक बूम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑन अर्थ कैन बी अकम्प्लिश्ड। किसकी मदद से बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है अकम्प्लिश की जाती है, कंप्लीट होती है? देखिए यहाँ पर जो बैक्टीरियाज हैं या आपकी ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, देखिए अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑन अर्थ, तो देखिए उसके 3-4 तरीक़ों से वो की जाती है। देखिए पहला तो होता है इसमें, देखिए वो तरीके देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो फर्स्ट है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से की जाती है नाइट्रोजन फिक्सिंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। देन सेकेंड होता है आपका मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उसके तहत, मतलब जैसे फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, ये सब चीज़ें। और लास्टली थर्ड जो है आपका टू लिमिटेड एक्सटेंट बाय एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, मतलब टू लिमिटेड एक्सटेंडेड बाय एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, जैसे कि थंडरस्टॉर्म हो गया या लाइटनिंग हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग के अंदर। तो यहाँ पर देखिए एल्गी भी दिया हुआ है, फर्टिलाइजर भी दिया हुआ है, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग भी दिया हुआ है, तो मतलब तीनों ऑप्शंस आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। कोड पूछा था क्या लगेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, आपको डिजीज दिया गया है, कॉजिंग एजेंट दिए गए हैं। तो देखिए मिनी माटा डिजीज जो होता है, ठीक है, मिनी माटा डिजीज आपका होता है किसकी वजह से? इसके लिए जो कॉजिंग एजेंट है वो होता है दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल मिथाइल मरकरी। ठीक है, मरकरी का एक पार्ट है
मतलब मिथाइल मरकरी का ही एक फॉर्म है बेसिकली, मिथाइल मरकरी, जिसकी वजह से मिनीमाटा डिजीज होता था। पहला तो मैच आपका करेक्ट है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है आपका लेड की वजह से नहीं होता, ये होता है आपका नाइट्रेट की वजह से, ठीक है। नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों में कन्फ्यूजन रहती है कई बार। नाइट्रेट, RATE, नाइट्रेट की वजह से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि बेसिकली होता है ग्राउंड कंटेमिनेटेड, जो एक गंदा पानी आपका ग्राउंड वाटर का निकलता है ना, अंडरग्राउंड वाटर, जो ट्यूबवेल से पंप से आप पानी निकालते हैं, वो गंदा निकले, उसको कंज्यूम करने की वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। इटाई इटाई डिजीज आपकी किससे होती है? कैडमियम से होती है, ये भी करेक्टली मैच्ड है आपका। और न्यूमोकॉनियोसिस जो है ये कोल डस्ट की वजह से, कोल डस्ट, डिपॉजिट ऑफ कोल डस्ट की वजह से वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द नाइट्रेट नॉट द लेड, ठीक है। अब इसके साथ में चलिए ये पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। इसे शॉर्ट में अगर जो कहा जाए तो दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, NIMR, ठीक है। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली के अंदर, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी इस इंस्टीट्यूट की, इसकी हुई थी स्थापना 1977 के अंदर। जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च नहीं था, तब ये था मलेरिया रिसर्च सेंटर, मलेरिया रिसर्च सेंटर, ठीक है। उसके बाद इसका रीनेम किया गया, और रीनेम किया गया इसका 2005 के अंदर रीनेम हुआ, तब ये बना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, ठीक है। और ये एक वन ऑफ द ब्रांच या वन ऑफ द मीन्स सबसेट कह लीजिए, सबसेट ऑफ ICMR है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो आता है उसका एक पार्ट है ये, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू HIS मतलब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस मार्केट रिपोर्ट, इसकी एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार इंडिया जो है ओवरटेक कर लेगा किस एशिया की कंट्री को और बन जाएगा सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। मतलब देखिए, हम अभी आई थिंक पाँचवें छठे स्थान पर घूमते रहते हैं मतलब वर्ल्ड वाइड, बट हम इन टर्म्स हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की इन एशिया के अंदर, एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर। तो 2030 तक भारत जो है वो किस देश को ओवरटेक करके सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा एशिया में। देखिए फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा रहेगा? फर्स्ट लार्जेस्ट तो आपका चाइना ही रहेगा यहाँ पर अभी फिलहाल। सेकंड लार्जेस्ट कौन बन जाएगा? सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा इंडिया, ठीक है। 2030 तक ये उन्होंने एक रिपोर्ट में अपना प्रिडिक्शन दिया है। तो ये किसको रिप्लेस करेगा सेकंड पोजीशन से? देखिए वो है जापान। जापान को यहाँ से सेकंड पोजीशन से रिप्लेस करके खुद इंडिया आ जाएगा जापान की जगह सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, 2030 तक। और इंडिया जो है वो छठी लार्जेस्ट, हम बात करते हैं ना, सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। और सिक्स लार्जेस्ट मतलब सबसे पहले कौन सी आती है? US की आती है, फिर चाइना की आती है सेकंड पे, देन जापान की आती है, जापान, जर्मनी एंड UK, ठीक है। ये इकोनॉमीज़ हैं। इनके बाद फिर यहाँ पर आता है इंडिया का नंबर छठी पोजीशन पे। तो इंडिया इन सब को हटाते हुए, जापान को साइड बाईपास करते हुए इंडिया आ जाएगा थर्ड पोजीशन इन द वर्ल्ड, और यू कैन से दैट सेकंड पोजीशन इन द एशिया, ठीक है। अभी इंडिया में 2021 के आसपास का जो इंडिया का जो वो है आपका इकोनॉमिक साइज है, दैट इज़ $2.1 ट्रिलियन, ठीक है। US ट्रिलियन डॉलर है 2.1। और ये प्रिडिक्टेड है कि जब 2030 आएगा, 2030, तब तक ये आंकड़ा जो है $8.4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है, विद द ग्रोथ रेट ऑफ 8.2%। जापान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल वाटर अवार्ड? नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पहला प्राइज किसे मिला? पहला प्राइज मिला था उत्तर प्रदेश को। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। और ये जो नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं ये एक्चुअली दिए गए हैं किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के तरफ से ये अवार्ड्स जो हैं दिए गए हैं। और इसके बाद जो है इंडिया मतलब आपका उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 पोजीशन पे रहा, सेकंड नंबर पे रहा राजस्थान, देन थर्ड पोजीशन पे रहा तमिलनाडु।
तमिलनाडु। ठीक है, सॉरी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एमओयू साइन हुआ है। एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज साइंड रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन। मतलब भारत ने एक देश के साथ में एक एमओयू साइन किया है इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपदा प्रबंधन के फील्ड में क्षेत्र में एक एमओयू साइन किया गया है। ये किसके साथ साइन किया है? ये साइन किया है भारत और तुर्कमेनिस्तान ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत और तुर्कमेनिस्तान ने यहाँ पर साइन किया है कि जब कभी अपने आपस में ये लोग कोऑर्डिनेट करके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं या उनसे निपटने के लिए जो प्रोविजंस किए जा सकते हैं उनको लिया जाएगा। ठीक है, और इंडिया ने बेसिकली इसके अंदर और भी कई सारे देशों के साथ में जो एमओयू साइन किया है स्पेशली विद द डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वो है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इंडिया ने अभी तो रिसेंटली तुर्कमेनिस्तान के साथ किया है, और इंडिया प्लस अब हम बात करते हैं उन देशों के साथ जिनके साथ में इंडिया ने और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो एमओयूज हैं या ट्रीटीज़ हैं कुछ साइन की हुई हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड के साथ किया हुआ है, रशिया के साथ किया है, जर्मनी, जापान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश, इटली एंड आपका शार्क, जो शार्क कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ भी ये साइन किया गया है। मतलब इतनी सारी देशों के साथ हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो एमओयू है या कोई एक पर्टिकुलर एक होता है ना कॉरपोरेशन डील, वो हमने साइन की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गाय का दूध होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली येलोइश कलर होता है। देखिए ठीक है, ये क्यों होता है पूछा गया है। ड्यू की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी। येलोइश होता है बिकॉज ऑफ व्हाट। देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहता है बीटा कैरोटीन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बीटा कैरोटीन जो है वो काऊ के मिल्क में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ा सा येलोइश कलर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और जो कैरोटीनॉइड है इसके अंदर जो है विटामिन ए की मात्रा काफ़ी देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्टडी ऑफ फिश। फिश की स्टडी को क्या कहते हैं? फिश की स्टडी को कहते हैं, या फिश साइंस कह लीजिए, फिश की स्टडी को कहते हैं इस्थियोलॉजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इस्थियोलॉजी फिश की स्टडी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट के एग्जाम्पल्स बताने हैं आपको। अब देखिए जियोलाइट्स क्या होते हैं। जियोलाइट एक तरीके के क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, किसके? एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स के। जियोलाइट्स आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म किसके ये होते हैं? एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट्स। एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट्स विद इसके अंदर जो एक 3D फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। यहाँ पर 3D फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके तहत जो है बनता है SiO4 एंड AlO4। ठीक है, ये क्या हो गए? टेट्राहेड्राइड, सॉरी टेट्राहेड्रा बनते हैं लिंक विद द ईच शेयर्ड ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म अ इंटरक्रिस्टलाइन कैविटीज। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर चेन स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ मिलता है। और जियोलाइट की अगर जो हम जनरल फार्मूले की बात करें तो जियोलाइट का जो जनरल फार्मूला होता है दैट विल बी SiO2 ब्रैकेट के अंदर, फिर इधर AlO2 देन X M X पावर N। ठीक है, यहाँ पर N प्लस में। तो ये दिस इज द, अगर जो कभी दिख जाए आपको कहीं क्वेश्चन में आ जाएगी जनरल फार्मूला या कुछ इस तरीके का फार्मूला क्या होगा, तो आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम डाइऑक्साइड के इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिखेगा, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि वो जियोलाइट का फार्मूला है। ठीक है, और ये होता है बेसिकली, साथ में इसमें वाटर का मॉलिक्यूल भी रहता है। ठीक है, N नंबर के लिए W नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये होता है सोडियम जियोलाइट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा जो हमने अभी बात करी, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोडियम जियोलाइट बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन पूछा गया है यहाँ पर। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होता है? रॉट आयरन होता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 0.122
0.25%, 0.12 to 0.25% इसमें कार्बन आपको देखने को मिलेगा। और जो कास्ट आयरन होता है वो इसके अंदर, जो कास्ट आयरन है आपका दिस वन, इसके अंदर आपको कार्बन कंटेंट जो है वो ग्रेटर देन 2% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमेन इज अ यूनिट ऑफ, देखिए ल्यूमेन जो है यूनिट होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की। ठीक है, दिस इज अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। और यहाँ पर एक चीज़ आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आपने ये वर्ड सुना होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है ये क्या करती है, वेवलेंथ वेटेड पावर जो होता है इमिट थ्रू द सोर्स ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको मेजर करता है। और इसकी जो यूनिट होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की पर्टिकुलरली, दैट विल बी द कैंडेला। ठीक है, बट क्वेश्चन की हम बात करें तो ल्यूमेन इट इज ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। A 90-day environmental emergency was recently declared in which of the following country due to oil spillage? ऑयल स्पिल हो गया मतलब ऑयल बह गया, मतलब जो होता है कंटेनर्स वहाँ से फैल गया। बेसिकली ऑयल स्पिल कहाँ, ज़मीन पे तो हुआ तो उस पर कोई इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, ये ओशन में हुआ। किस देश के ओशन के पास में, समुद्र में ये ऑयल स्पिलेज हुआ जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इमरजेंसी उस देश ने लागू करी? ठीक है, तो ये हुआ था बेसिकली पेरू में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पेरुवियन जो गवर्नमेंट है उसने 90 डेज़ का एक इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, क्योंकि उसके आसपास का जो समुद्री इलाका है वहाँ पर लगभग 6,000 बैरल ऑफ द क्रूड ऑयल जो है वो समुद्र में लीक हो गया था, बेसिकली फैल गया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से इससे जो है लगभग 30 किलोमीटर्स के आसपास का एरिया अफेक्टेड हो रहा था। तो पेरू इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एड estimate FAE for the current financial year 21-22 has been released by, देखिए फर्स्ट एड एस्टिमेट जो है ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो MO, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, SO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और इसी के अकॉर्डिंग, इस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भारत की GDP है विल ग्रो 9.2% इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये मतलब लास्ट ईयर का जो सेशन था उसमें 9.2 के आसपास ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और ये जो FAE है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, इसको पहली बार जो लागू किया गया था, फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया था 2016-17 के अंदर। ठीक है, और ये जनरली एंड ऑफ द जनवरी, एंड वीक ऑफ द जनवरी में ये पब्लिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक? ठीक है, इसका अगर जो हम शॉर्ट बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये, दिस इज AIIB, इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसके रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल जो है भारतीय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके एक्स गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। ठीक है, जो भी कहाँ पर है, दिस बैंक इज लोकेटेड एट बीजिंग चाइना के अंदर है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है एंजाइम्स आर मोस्टली, देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं मोस्टली, देखिए ये मोस्टली क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज अ मैक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, जो एसेलरेट करते हैं, दीज आर यूज फॉर द एसेलरेशन पर्पस, एसेलरेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को एसेलरेट करने का ये काम करते हैं कौन, एंजाइम्स। ठीक है, मोस्ट एंजाइम्स आर जनरली आर कॉल्ड एज अ दीज आर कॉल्ड एज अ प्रोटीन। जनरली ये क्या होते हैं, प्रोटीन होती है बेसिकली। ठीक है, जो एज अ कैटलिस्ट काम करती है इन द RNA मॉलिक्यूल्स के अंदर, विच इज कॉल्ड एज अ राइबोजाइम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रोटीन। ठीक है, आर मोस्टली कॉल्ड एज अ प्रोटीन। नेक्स्ट है द रेफ्रिजरेंट विच आर यूज इन द मॉडर्न रेफ्रिजरेटर, जो आजकल के नए मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स आते हैं, फ्रिज आते हैं, उसके अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट ही इस्तेमाल किया जाता है
इन टर्म्स ऑफ फेरॉन, पहले क्या फेरॉन इस्तेमाल किया जाता था, इससे की वजह से क्या होता था कि जो ओजोन डिप्लीशन है उसके चांसेस क्या बढ़ रहे थे, जो ओजोन होल में उसका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो उसकी वजह से अल्टरनेटिव ढूंढा गया, तो उसकी वजह से कौन सा अल्टरनेटिव जो है करंट टाइम पर इस्तेमाल हो रहा है, वो हो रहा है HFC-134A। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये होता क्या है, दिस इज द 1112 112 ट्रिपल 1 है और फिर 2 है, फिर ट्राई नॉट ट्राई, दैट्स अ टेट्रा फ्लोरो इथेन। ठीक है, 1112 टेट्रा फ्लोरो इथेन होता है ये आपका HFC-134A। ठीक है, ये फेरॉन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। फेरॉन का क्या होता था, फेरॉन इज द CFC-12। ठीक है, CFC-12 होता था, जिसे अब रिप्लेस कर दिया गया है इसके 134A की तरफ से। ये ओजोन लेयर को कम नुकसान पहुंचाता है, बट बहुत कम, मतलब एक वो अगर जो 20% करता था तो ये 5% या 6% 10% के आसपास करता है, मतलब कम करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाउ नाइट्रोजनस गैसेस इज यूज इन द मेडिकल फील्ड। नाइट्रोजनस गैसेस जो है वो मेडिकल फील्ड में कैसे यूज़ की जाती हैं, ये एक्चुअली एज अ मेडिकल यूज़ के लिए अगर जो हम बात करें, जैसे सर्जरी के अंदर या डेंटिस्ट इसे यूज़ करते हैं एज अ एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया के अंदर पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट की तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है, जिसे आप कहते हैं कि N2O, ठीक है, ये एक कलरलेस स्वीट टेस्टिंग गैस है, लिटिल बिट हल्का सा टेस्टिंग देखने को मिलती है, और दिस इज कॉल्ड एज अ लाफिंग गैस भी आप इसे कहते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है, तो दिस इज एन एनेस्थेटिक एजेंट। ठीक है, एनेस्थीसिया की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जिससे होता है ना शून्य कर दिया गया किसी पार्ट में, अगर होता है ना कई बार ऑपरेट करने के लिए किसी पार्ट को एक इनएक्टिव करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थेटिक एजेंट की तरह ये काम करता है नाइट्रस ऑक्साइड इन द मेडिकल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल ऑयल फिल्म ऑन वाटर। देखिए, स्मॉल ऑयल फिल्म जो है वो वाटर पर आपको फैली हो, मतलब पानी है, पानी के ऊपर अगर जो आप थोड़ा सा तेल डाल दें तो एक पतली सी परत आपको पूरे पानी के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का जो फेनोमेना होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु इज क्रेडिटेड with the invention of wireless telegraphy रेडियो या वायरलेस मैसेजिंग। ठीक है, जो आजकल हम यूज़ करते हैं ना, वायरलेस है भाई, मैसेज करते हैं आप, तो वायरलेस है ना। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, बेसिकली इस चीज़ को इन्वेंट किसने किया था वो पूछा गया है। तो वो इन्वेंट किया था गुलेली लुमो, दैट इज द गुगली गुगलील्मो मैक्रोनी। ठीक है, जिसका नाम दिया हुआ है जी मैक्रोनी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक इटालियन इन्वेंटर हैं, या बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। ठीक है, जिन्होंने लॉन्ग रेंज डिस्टेंस या रेडियो ट्रांसमिशन के लिए जो एक डेवलप किया मैक्रोनी लॉ या रेडियो टेलीग्राफिक सिस्टम। ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था इन्हें 1909 के अंदर। ठीक है, इन द फिजिक्स के फील्ड में, जिस इन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट दिया था, कार्ल फर्डिनेंड ब्रनॉन। ठीक है, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था, जो बेसिकली क्या था, ये एक वायरलेस टेलीग्राफी का सिस्टम था। ठीक है, तो जी मैक्रोनी इज़ द करेक्ट आंसर, जिनको इन्वेंशन का क्रेडिट मिलता है वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो या वायरलेस मैसेजिंग का। ठीक है, तो ये थे आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस 20 नंबर सेट के। तो आई होप सो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।